So the affiliation, the love, the connection between Turkey and Pakistan has always been there. Our government is a government that now has, as a policy, we feel that wealth creation is what's going to take Pakistan out of our economic crisis. उल्टे बांस बरेली को हो रहे हैं, पैसा भी नैब का लग रहा है, शहनशाहियत भी कर रहे हैं। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशनूद अली खान। नाज़रीन, आज पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला ख़ास तौर पे पंजाब का जो बना हुआ है वो बिजली है। और इसके अलावा आज इमरान खान साहब ने अंकारा में तुर्की में जो है वो खिताब भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया और वहाँ का दौरा भी उन्होंने मुकम्मल किया है। इसके अलावा और भी बहुत से इशूज़ हैं। सबसे पहले नाज़रीन हमारे हैं खुशनूद अली खान। इस वक्त जो बिजली का बहरान है पूरे पंजाब में और तमाम शहरों में, वो इतना खौफनाक है कि 1 घंटे में हर घंटे बाद बिजली जा रही है और बहुत से शहरों में तो 2 घंटे जाती है और 1 घंटे आती है। और हमारे साथ हैं नाज़रीन पाकिस्तान में जो बिजली के एक बहुत ही बड़े विजन रखने वाले इंजीनियर बशारत चीमा साहब, ताहिर बशारत चीमा साहब वापडा के इंजीनियर थे। और जब ये इंजीनियर थे उस वक्त भी ये बहुत स्कॉलरली इंजीनियर हैं जिनका बहुत विजन है, जिनकी बहुत एक्सपर्टीज़ है पाकिस्तान में। चंद लोगों में मैं इनको तस्वुर करता हूँ कि जो बिजली के इतने बड़े माहिर हमारे पास मौजूद हैं, वो चंद में से एक आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ हैं। हम बशारत चीमा साहब को वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया जी। चीमा साहब आपका शुक्रिया पाए। अच्छा खुशनूद अली खान, जरा चीमा से बात शुरू की जाए। चीमा साहब, मैं तो पहले डायरेक्ट आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये कोई प्लान्ड साजिश है या ये ऐसा ही है जैसा हो रहा है? दूसरा, क्या बिजली हमारे पास कम है या इसकी कुछ और टेक्निकल वजूहात है? फरमाइए। जी शुक्रिया जी। पहले तो मैं अर्ज करूंगा कि ये नाअहलियत की साजिश है जी, ठीक है। तो इसलिए साजिश भी कहा जा सकता है क्योंकि नाअहली जो है वो खत्म होनी चाहिए। तो जो प्रॉब्लम है उसे समझाने के लिए मैं थोड़ा सा अर्ज करूंगा कि हमारे पास पावर सेक्टर के 3 रुख हैं। पहला पैदावारी यानी कि जनरेशन कंपनीज हैं। इसके बाद दूसरा तरसीली जिसमें नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी आती है। इसके बाद तकसीमी यानी कि डिस्कोज आ जाती हैं। बिजली पैदा होती है और हवाले कर दी जाती है एनटीडीसी के कि वो 500 केवी की और 220 केवी की लाइनों से, ट्रांसमिशन लाइनों से ये डिस्कोज तक पहुंचाएं। तो अब हुआ ये कि पिछले दिनों जिस वक्त धुंध आई, बहरहाल ये इसको धुंध कहना तो गलत होगा, ये स्मॉग है यानी कि फॉग नहीं है, इसमें आलूदगी बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है। तो उसकी वजह से लाइनें ट्रिप कर गई। अब देखना ये है कि आलूदगी क्या पूरी दुनिया में नहीं है, बहुत सारे इलाकों में है और वहाँ ये स्मॉग भी होती है, उसका उपाव किया जाता है, उसका हल निकलता है। उसका हल ये होता है कि जिन इलाकों में, जो तकरीबन कुल पाकिस्तान का 12% ऐसा इलाका है जहाँ स्मॉग होती है, बाकी जो 88% है वहाँ इस किस्म का कोई मसला नहीं है, तो वहाँ लाइनों को वॉश किया जाता है यानी कि उनकी सफाई कर दी जाती है ताकि आलूदगी की वजह से शॉर्ट सर्किट्स ना हो। और अगर खाली उससे काम ना बने तो इसके बाद इंसुलेशन उसकी इम्प्रूव की जाती है ताकि कंडक्टर से बिजली जो है वो ग्राउंड ना हो। तो इसके लिए तरीकाकार ये होता है कि जब इस किस्म का यानी कि स्मॉग का सीजन आने लगता है, जो सबको पता है कि तकरीबन आप समझ लीजिए कि पहला हफ्ता जो जनवरी का है वो हमेशा बड़ा खतरनाक होता है। यह आज पहली दफा नहीं है, कम से कम 15 सालों से जनवरी जो है उसका पहला हफ्ता वो बहुत खतरनाक है। और इसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्पाइट बारिश की वजह से, और इसके बाद फिर जो है 15 तारीख के बाद स्मॉग आ जाती है। तो आप उसकी पूरी तैयारी करते हैं। तो लगता ये है कि मेंटेनेंस यानी कि लाइनों की वॉशिंग और इंसुलेटर्स की सफाई, या इंसुलेटर्स अगर खराब हैं तो उन्हें चेंज करना, या अगर कम है तो उन्हें बढ़ाना, उस पर काम बहुत कम हुआ। तो इस सिलसिले में मजीद भी आपको अर्ज करूंगा
कि बदकिस्मती से जो एनटीडीसी हैं उसके तकरीबन 1.5 साल से एमडी नहीं है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो 17 की वस्त में सैक कर दिए गए थे, उन्हें निकाल दिया था उस वक्त की हुकूमत ने, और इसके बाद वजह पता नहीं है, एमडी नया लगाया ही नहीं गया, बल्कि एक बेचारा गरीब जॉइंट सेक्रेटरी है जो जाहिर है नॉन प्रोफेशनल है मिनिस्ट्री में, वो अपने भी काम करता है और उसको इजाफी इसका चार्ज दिया हुआ है। तो जाहिर है मैनेजमेंट का फेलियर है एनटीडीसी में बहुत ज्यादा। और आप ये भी समझ लीजिए कि हेडलेस चिकन, यानी कि जब हेड ही ऊपर नहीं है तो बाकी जो चिकन है वो क्या करेगा। तो ये बेसिकली मसाइल हैं जिसकी वजह से ये बिजली में तातुल आया, और वो तातुल इस किस्म का है कि अब वो ठीक ही नहीं हो रहा, उसके असरात खत्म नहीं हो रहे। ये हो गया जी एक मसला। दूसरा मसला खान साहब, उसमें ये है कि बिलों की कलेक्शन जो है वो पूरी नहीं हो पा रही। बहुत सारे इलाके पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जहां बिल देने का, जमा कराने का रिवाज नहीं है, उसके साथ साथ बिजली की चोरी भी है। सर लोग भी शायद अवेलेबल नहीं है आपके पास, जो यानी लोग भी शायद अवेलेबल नहीं है उतनी तादाद में, बिल बहुत ज्यादा है और पहुंचाने वाले नहीं हैं। जी इस तरह है जी कि बिल तो पहुंचाए जाते हैं ज्यादातर इलाकों में, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि उनमें बिल जमा करने का जिसे कहते हैं रिवाज ही नहीं है। और दूसरी बात है बिजली की चोरी भी बहुत है। और फिर ये जो बिजली की तकसीमी कंपनियां हैं डिस्कोज, यानी कि ये पुलिसिंग अथॉरिटीज तो है नहीं है, बल्कि मैं खान साहब ये भी थोड़ा सा अर्ज करूंगा कि हमने जब मैपिंग की तो पता चला कि जिन इलाकों में स्टेट की रिट बेहतर है वहाँ बिजली के ऑपरेशंस और बिजली के बिलों की रिकवरी बहुत बेहतर है, और जहाँ स्टेट की रिट में कमजोरी है वहाँ ये भी सारी चीजें कमजोर हैं। इसी तरह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कि जहाँ तरक्की ज्यादा है वहाँ हालात बेहतर हैं, जहाँ तरक्की ना हो सकी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कूल कॉलेज इस किस्म की मराहत नहीं है, तो वहाँ बिजली के मामलात भी जो हैं वो बेड़ा गर्क है उनका। ये सारी चीजों को सामने रख के देखना होगा, लेकिन घूम घुमा के आती मैनेजमेंट पे ही है कि जब है ही हेडलेस, मैनेजमेंट है ही नहीं, और मैनेजमेंट अगर थोड़ी बहुत है तो वो नॉन प्रोफेशनल है। इसमें मजीद भी अर्ज कर दूं कि एक तो एनटीडीसी के एमडी नहीं है, दूसरा ये है कि उसका जो बीओडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसमें नॉन प्रोफेशनल्स हैं। सो कंपनी के जो मुलाजमीन है, ये भी नहीं हो सकता कि वो किसी से मशवरा कर ले, किसी से कोई चीज देख ले। एक मिनट खुशनूर खान, एक सेकंड। खुशनूर चीमा साहब, इस गवर्नमेंट को आए 4 महीने हो चुके हैं, ज्यादा हो गए। अच्छा, आप ये जो आप बात कर रहे हैं, तो पिछले 4 महीनों में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है बिजली, उस पे इसका मतलब इस गवर्नमेंट ने एक नजर भर देखा ही नहीं, या ये नाहल है, गवर्नमेंट भी नाहल है, नीचे तो लोग नाहल हैं। मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करूं कि ये वतीरा जो है ना हमेशा रहा है कि जो नीचे हैं वो जिस किस्म के भी हैं वो कहानियां सुनाते हैं और बताते हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं। अब जब जो भी एमडी है जिसके जिम्मेवारी है वो तो यही बताता होगा कि गुलो गुलजार है और अब मैं क्या करूं कि धुंध पड़ गई है। अब मिनिस्टर साहब की भी आज स्टेटमेंट यही आ रही थी कि जब धुंध होती है तो इस किस्म के मसले हो जाते हैं। बल्कि ये भी उन्होंने कहा कि धुंध में फिर लाइनें गुम जाती हैं, वो मिलती ही नहीं, उन्हें ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है। मकसद है कि ये सारी बातें जो हैं ये कहानियां लोग सुनाते हैं, लेकिन घूम घुमा के समझ यही आती है कि कतई मेंटेनेंस काम की नहीं की। अच्छा, आप एक साइड बता रहे हैं चीमा साहब, आप कह रहे हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, प्रोडक्शन जो है, अब पाकिस्तान में जो बिजली का इस्तेमाल है आज वो मामूल के इस्तेमाल से, गर्मियों के इस्तेमाल के मुकाबले में आधा रह गया हुआ है, आधे से भी कम है, और इसके बावजूद जो बिजली अवेलेबल भी नहीं है, इसकी क्या वजह है? जी वो दूसरी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था बिलों का भी और चोरी का भी। बात ये होती है कि हर 100 रुपए की जरूरत या 100 रुपए की जो बिलिंग है उसके अगेंस्ट हमें कुल 88 रुपए मिलते हैं, तो 12 रुपए जिसे कहते हैं कम हो जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इतने ज्यादा पैसे हो चुके हैं जिसकी पावर सेक्टर देनदार है कि बहुत सारे जो पावर प्लांट हैं वो बंदी हो जाते हैं। की जा रही है कि सब्र करें, हम ठीक कर लेंगे, इसका क्या हाल है, क्या करें हम? देखें सर, सब्र से काम नहीं बनता, ये प्रोफेशनलिज्म से काम बनेगा। मैंने कहा था कि हल बता दें जरा प्लीज, मतलब ये असल मामला ये है कि हल हमें पता हो या गवर्नमेंट को पता हो, बाकी करना ना करना हमारा काम तो है, बता देना कि ये है हल। जी शुक्रिया। इसका सब अगर हम उल्टा चलें तो उसमें यह है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी
जो रिकवरी है वो बेहतर होनी चाहिए। उस सिलसिले में कुछ मेहनत तो की गई है, लेकिन ये है कि उसके लिए स्पेशल टीमें बनेंगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की सपोर्ट इससे भी ज्यादा चाहिए, और इसके बाद ये इसका कला कमा करना होगा कि बिल जमा ना कराए जाएं। नतीजतन जो डिस्कोस के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्हें एम्पावर किया जाएगा। वो सब के सब कच्चे हैं, यानी कि आप इमेजिन कीजिए 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं और उनमें से कोई भी है, सबको कहा गया है कि आपको कच्चा लगाया गया है और अगर आप काम नहीं करेंगे तो बाहर फेंक देंगे। तो वो सिर्फ कहते हैं कि 10% नौकरी करते हैं और 90% उन्हें चाकरी करनी पड़ती है। एक तो ये जरूरी हो गया। एनटीडीसी का फौरन एमडी लगाया जाए। बोर्ड्स जो हैं ये तमाम डिस्कोस के और एनटीडीसी के प्रोफेशनल जो हैं वो लगाए जाएं। कम से कम 4 बीच में लोग जो हैं, अगर 12 का बोर्ड है या 10 का बोर्ड है तो 4 बीच में जो है वो प्रोफेशनल्स होने चाहिए जिनका ताल्लुक जो है या उनका एक्सपीरियंस पावर सेक्टर के साथ रहा हो। इसके बाद जो मिनिस्ट्री है, पेप्को को गैर फाल कर दिया हुआ है और मिनिस्ट्री डायरेक्टली कंट्रोल करती है, और मिनिस्ट्री में भी कुछ चीदा लोग हैं जो अपने आप को टेक्निकल कहते हैं। चीमा साहब, एक सवाल जो आपकी जाता है, ये सारी चीजें दुरुस्त होनी। चीमा साहब, जो आपने बातें की हैं इससे तो ऐसे लग रहा है कि जो सर्कुलर डेट था जो मियां नवाज शरीफ के जमाने में जो था वो तकरीबन 20 अरब या 30 अरब रुपए महाना था। तो आप जो जिस तरह से कह रहे हैं कि अब इसका मतलब यह है कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद सर्कुलर डेट में कोई कमी नहीं हुई, इजाफा हो गया है क्या? इस तरह है जी कि थोड़ा सा बड़ा ही है, ज्यादा तो नहीं बड़ा, लेकिन उसी डगर पे हम चल रहे हैं। अगर 30,000 का खांचा है हर महीने तो अब भी उतना ही है। तो इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा ना जी। जब तक बुक्स जो हैं वो बैलेंस नहीं होंगी, 100 रुपए की जरूरत हो तो 102 नहीं हमें मिलेंगे, हम आगे नहीं चल सकते जी। नहीं तो ये इस साहब, आप इसका मतलब है कह रहे हैं कि हम जो शहरी हैं हम पर थोड़ा बोझ और डाल दिया जाए? देखें, ये जो डार इकोनॉमिक्स थी ना जी, वो यही थी। तो डार साहब ने ये पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये थीसिस पेश किया कि जितने भी लॉसेस हैं, यानी कि बिजली चोरी करने की मद में या हम रिकवरी नहीं कर सकते, वो कंप्लायंट कस्टमर्स जो हैं, जो शुरफा है, जो हमेशा बिल देते हैं, तो उन्हें डाल दिया जाए। तो इस जो डार इकोनॉमिक्स की ये थ्योरी है, इसे चेंज नहीं किया गया, हालांकि इसे चेंज हो जाना चाहिए था। सिर्फ एक सवाल, मैं शहरी हूँ, मैं उतने की बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा और इनके अल्ले तल्ले पूरे कर रहा हूँ, डार थ्योरी पूरी कर रहा हूँ। मैं जाके अदालत से दरखास्त करूं कि ये मेरे साथ जुल्म हो रहा है, तो कानूनी तौर पे क्या है? देखिए जी, बात ये है कि ये किसी भी कानून के तहत जायज नहीं है कि बिजली की चोरी या जिसे तकनीकी लॉसेस हैं जो किसी और की वजह से हो, किसी और ने गुनाह किया, सजा मुझे दे रहे हैं, ये बात कह रहे हैं ना कि सजा जो है वो मुझे मिल रही है शहरी को जी। ये नहीं होना चाहिए, और ये जो अदालतें हैं इन्हें इसका नोटिस लेना होगा। अच्छा चीमा साहब, जो कहा यह जा रहा था कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने कोई 1100 अरब रुपए, 1100 अरब के जो है वो सर्कुलर डेट थे, लेकिन अभी जो है वो सर्कुलर डेट तो 1300 नहीं 1400 अरब पे पहुंच गया हुआ है। जी, वो इस तरह है कि ये जो ब्लीडिंग है ये जारी है, यानी कि खून जो है वो बहता है। तो इसलिए जाहिर है अगर वो 1100 अरब थे तो अब 1400 ही अरब होंगे, ये रुक नहीं रहा। इसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्सर्टेड एफर्ट चाहिए, और उसके लिए जनरलिस्ट हैं वो नहीं कर सकते। इसके लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत है, सर जोड़ना होगा। लेकिन एक चीज ज़हन में हमें रखना होगी कि इसमें हुकूमतें, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स, इसके बाद बिजली की जो तकसीमी कंपनियां हैं वो, और इसके बाद सारिफ, सबको इकट्ठे मिलके आगे चलना होगा। ये किसी अकेले फर्द का या अकेले। अच्छा चीमा साहब, अभी जो बिजली का बहरान है इसमें इस बात का कितना हाथ है कि पाकिस्तान के पास, गवर्नमेंट के पास जो है वो तेल इंपोर्ट करने के, फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करने के पैसे नहीं हैं? इस तरह है जी कि फर्नेस ऑयल का जो इशू है ये थोड़ा सा फर्क है। पाकिस्तान की जो अपनी कैपेबिलिटी है फर्नेस ऑयल बनाने की, मेरे ख्याल के मुताबिक जो है वो इस वक्त की जरूरत के मुताबिक है, यानी कि वो पूरा कर सकती है। शायद इसे इंपोर्ट करने की जरूरत ना हो, लेकिन जैसे बार बार हमें बताया गया कि एलएनजी आ जाएगी और एलएनजी से काम बन जाएगा,
तो इस वक्त जो कम से कम 3 प्लांट्स जो LNG पे चलते हैं वो भी बंद है, क्योंकि LNG भी नहीं है। और ये एक अलग बात है कि LNG अब सस्ती नहीं है, बहुत महंगी है, स्पेशली जो LNG के जहाज आए हुए हैं, उन्होंने मार्केट में बेचने दिए हैं, LNG नहीं ली। क्या चीज? LNG के जहाज आए हुए, यानी LNG आई हुई और इन्होंने वो नहीं लिया है, ये बात रिकॉर्ड पर है, वो मार्केट में बिक गई। जी वो मैं अर्ज करूं ना जी, वो हो सकता है कि पैसे ना होने की वजह से वो कहा गया हो कि हम नहीं चाहते, लेकिन बात असल में ये है कि 3 प्लांट्स जो बड़े हैं LNG के वो बंद है। बहरहाल हमें ये याद रखना होगा कि LNG के प्लांट्स भी जो हैं वो मुफ्त तो चलते नहीं है, सस्ते है ही नहीं है। जिस वक्त ली गई थी तो उस वक्त सोचा गया था कि ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि तेल की कीमत कम थी। तेल की कीमत क्योंकि डबल तकरीबन 2.25 गुना हो चुकी हुई है, तो उसके भी रेट बढ़ गए हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि इस वक्त जो LNG के प्लांट्स हैं वो भी 14 रुपए में बिजली बना रहे हैं, तो आप खुद सोचिए काम कैसे बनेगा। यही वजह है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसे लाना पड़ेगा। अच्छा, उसके सामने जैसे पंजाबी में कहते हैं डक्के लगाए हुए, उसे आने ही नहीं दिया जा रहा। तो ये जो ऑयल लॉबी है, LNG की एक लॉबी है, एक तो पाकिस्तान लॉबियों से बराबर है, वो सामने खड़ी हो जाती है और हिलने नहीं देती। साहब आप कह रहे थे साजिश नहीं है, और अब बता रहे हैं कि लॉबियां आगे खड़ी हो जाती है, माफिया खड़ा हो जाता है, तो साजिश तो हुई ना जी। वो मैं थोड़ा सा अर्ज कर रहा हूँ ना जी, इनएफिशिएंसी की साजिश है। अगर एफिशिएंट हो, प्रोफेशनल्स हो, इसका उपाव करें और इससे पहले कि वो लॉबीज जो हैं वो सामने खड़ी हों और रुकावटें डालें, आप वो रुकावट क्या बल्कि वो जगह से ही आप आगे जा चुके होते हैं। इनएफिशिएंसी, नॉन प्रोफेशनलिज्म। ताहिर बशारत चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाजरीन को बहुत टाइम दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि इमरान खान ने तुर्की में क्या बातें की हैं और क्यों की हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, पूरे मुल्क में डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब का जो बयान है कि पाकिस्तान ने रुपए की कीमत कम की, उसका नुकसान तो हमें हो गया, लेकिन इससे जो फ़ायदा होना था कि हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ना था, वो नहीं बढ़ सके। इस बहस के लिए नाज़रीन डॉक्टर अशफाक हसन खान, जो पाकिस्तान के चंद बड़े माहिर माशियात में से हैं और एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने मेहरबानी की है, वो हमारे साथ इस लाइन पे हैं। तो हमने सोचा कि इमरान खान के दौरे से पहले हम डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब से बात कर लें। डॉक्टर साहब, ज़रा आप फर्रुख सलीम का वो बयान सुन लें ताकि जो हमारे नाज़रीन हैं उनको भी पता चले कि हम किस पे बात कर रहे हैं और आप भी इस पर ज़रा प्रॉपर्ली कमेंट कर सकें। ज़रा डॉक्टर फर्रुख सलीम का वो बयान चलाएं जो आज पूरे मुल्क में एक तनाज़े की वजह बना हुआ है। हम बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, हम बीमारी की जो अलामात हैं उनको दबाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। सिर्फ रुपए के गिराने से जो हमारी तवक्कुआत थी कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, वो ऐसा हो नहीं पा रहा। जी डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, आप क्या फर्रुख सलीम साहब से एग्री करते हैं कि हमने पाकिस्तान का नुकसान कर लिया लेकिन एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी? देखिए, फर्रुख सलीम साहब तो सिर्फ तवक्कुआत ही कर रहे थे कि डिवैल्यूएशन की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। मैं तो डे 1 से कह रहा हूं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कि ये नहीं बढ़ेगा। डॉक्टर साहब आपने ठीक कहा, हमारे प्रोग्रामों में भी आपने यही कहा, पहले भी कहा। उसकी वजह है क्या? देखिए, इजिप्ट ने भी 100% अपने करेंसी को डिवैल्यू किया था। 100, हमने तो सिर्फ 30% किया था, उन्होंने 100% डिवैल्यू किया और उनका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा। तो उसकी वजह क्या है? लोग पूछेंगे कि भाई क्यों ऐसा है। देखिए, जिस मुल्क की इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट करती है, अगर उसके इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स में 60% से ज्यादा अगर उसका रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है, तो जब आप करेंसी को डिवैल्यू करेंगे तो इंपोर्टेड इनपुट्स का कॉस्ट बढ़ जाएगा। आपका ऑयल की कीमत बढ़ जाएगी, आपके बिजली की कीमत बढ़ेगी, गैस की भी कीमत बढ़ेगी। इसके अलावा जो जो खाम माल हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, कोई उम्मीद रह गई है? हमारा स्टॉक बैठ रहा है, हमारे हालात खराब हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी खराब हो गई है, कोई उम्मीद है? उसकी वजह से सिर्फ ये हुआ कि हमारा कर्जा बढ़ गया। डॉलर में तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा, लेकिन हमारा कर्जा जरूर बढ़ गया है, क्योंकि 1 रुपया अगर डॉक्टर साहब क्या करें अब?
बहुत करना था आपके प्रोग्राम में। मैं 10 मरतबा बहुत सारी चीजों का सलूशन दे चुका हूँ, लेकिन अगर कुछ सुनना ही ना चाहे, लोग अगर ये समझते हैं कि मैं खुद ही अक्ल कुल हूँ, मुझे किसी के मशवरे की जरूरत ही नहीं है, तो उसका क्या इलाज हो सकता है? अच्छा डॉक्टर साहब, हमने जो है वो 3 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब से कर्जा लिया, हमने 3 अरब डॉलर जो है वो चीन से कर्जा लिया और 8% पे लिया, और 2 अरब डॉलर हमने जो है वो यूएई से कर्जा लिया, अरब अमारात से कर्जा लिया। इतने कर्जे आने के बावजूद अगर हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही और हमारे जो डॉक्टर साहब एक और सवाल है, हमारे पास इतना ज़र मुबादा आया और हमारे ज़र मुबादा के ज़खायर टोटल 7 अरब और कुछ हैं, ये क्या हुआ है? ये डॉक्टर साहब, ये 2 अलग सवाल है। एक तो ये जो खुशनूद कह रहे हैं कि वो जाहिर क्यों नहीं हो रहे जो 8 अरब डॉलर आया, फिर बाद ये कर्जा लेने के बावजूद भी अगर हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का फर्क इतना है कि हमारा खसारा कम ही नहीं हो रहा, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम तो आगे बिल्कुल अंधेरों की तरफ जा रहे हैं, हम तो दिवालिया होने जा रहे हैं। ये क्या नजर आ रहा है हमें? देखिए, ये ऐसे ही कैफियत है कि एक बाल्टी है जिसमें पानी नहीं था, बहुत कम था, हमारे 2 सहबाब उसमें उस पानी डाल रहे हैं उस बाल्टी में उसको भरने के लिए, लेकिन बाल्टी के नीचे जो है उसमें छेद है जिससे पानी बहता चला जा रहा है। वो ऊपर से भर रहे हैं पानी को और नीचे से फिर वो बह के निकल जा रहा है। बिल्कुल ऐसे हो रहा है। हमने उसको उस पेंदे को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर साहब, छेद क्या है? बंद करने का तरीका, छेद क्या है वो बताइए। बंद करने का तरीका नहीं सोचा। छेद क्या है? देखिए, बंद करने का मतलब ये हुआ कि आप अपने इंपोर्ट की तरफ तवज्जो देना, कि आपका इंपोर्ट जो है वो अब अभी भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तेल की कीमतें गिर गई हैं दुनिया में, $25 पर बैरल कम हो गया अक्टूबर से लेके दिसंबर तक में, लेकिन हमारे ट्रेड गैप में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमें ये देखना होगा कि वो कौन से आइटम हैं जो मोटे मोटे चंद 5-6 आइटम जिसको अगर हम ना इंपोर्ट करें 1 साल के लिए तो पाकिस्तान में कोई क़यामत तो नहीं टूटेगी। बताइए कौन कौन से आइटम? मिसाल के तौर पे जिस मुल्क का वजीर आजम मुल्कों में जाकर पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए डॉलर मांग रहा है, वो मुल्क $3.5 बिलियन की गाड़ी इंपोर्ट करता है। क्या जेब देता है उसको? 1 साल अगर हम गाड़ी इंपोर्ट ना करें तो क्या पाकिस्तान में क़यामत टूट जाएगी? जिसका मुल्क का वजीर आजम माला फिर रहा है, भीख मांग रहे हैं, को बचाने की खातिर $1 बिलियन का हम सेल फोन इंपोर्ट करते हैं। 1 साल अगर हम ना इंपोर्ट करें तो क्या पाकिस्तान में क़यामत बर्पा हो जाएगा? तो ये चंद आइटम ले लें, अगर $4 से $5 बिलियन के आप इंपोर्ट को रोक लें तो $1 सेव इज $1 अर्न। तो ये जो लीकेज है जो मैं कह रहा था बाल्टी में, वो ये लीकेज इंपोर्ट है, इसको कंप्रेस करने की जरूरत है। और डे 1 से मैं यकीन करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने ये कहा था, एक हिस्टोरिक मीटिंग हुई थी जिसमें मैं तनहा था और तमाम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर एक तरफ थे कि जी आपको तो IMF में चला जाना चाहिए, और मैं वही था कि नहीं, आप ना जाए IMF में, आप खुद इस घर को सही करें, और ये तरीका है सही करने का। डॉक्टर साहब, अगर आप बिल्कुल डॉक्टर साहब अगर हम जो है वो कारें इंपोर्ट करना बंद कर दें और ये टेलीफोन इंपोर्ट करना बंद कर दें 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल, सिर्फ 1 साल के लिए कर दें तो, और हमारी एक्सपोर्ट तो फिर भी नहीं बढ़ रही, तो वो जो वो पेंदे में सुराख है। साहब, इतना डॉलर आ रहा है और स्टॉक जो है वो तो नीचे ही नीचे जा रहा है, ये क्या है? तो डॉलर आ रहा है, लेकिन साथ साथ ये डॉलर आपके इंपोर्ट में भी तो चला जा रहा है ना। पैसे से तो इंपोर्ट कर रहे हैं आप चीजों को, तो आप इंपोर्ट को रोकेंगे तो ये डॉलर जो आ रहा है बाहर से, ये आपके पास ही रहेगा। और गाड़ियां जो है वो दरामद करना बंद कर दें और इस तरह जो आपने इक़दाम करें फौरी करें। सिर्फ 4 से 5 आइटम, सिर्फ 4 से 5 आइटम 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बंद कर दे हमेशा के लिए, सिर्फ 1 साल। हमें 1 साल के लिए ये जितने जो हमारे दोस्तों ने, पाकिस्तान के दोस्तों ने हमें ये बड़े डिफिकल्ट टाइम पे हमें जो मदद की है, ये हमें 1 साल का ब्रीदिंग स्पेस वो हमें दे रहे हैं
कि यार देखो हम तुम्हें 1 साल तुम्हारे पास है, अपने घर को सही करो। डॉक्टर साहब साल के बाद क्या करेंगे? साल के बाद क्या करेंगे? किससे? हम साल के बाद क्या करेंगे? 1 साल के बाद क्या करेंगे? अगर हमने कुछ भी नहीं किया, 1 साल में इसी तरीके से खेल कूद में गुजार दिया टाइम, सुबह दफ्तर गए, शाम को दफ्तर से आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, और बीसीसी की मीटिंग हो रही है, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, और इकदाम नहीं किए जो हमें करने चाहिए। साल के बाद हमारी वही कैफियत होगी जो माजी में 10 सालों से जो कैफियत हुई है हमारी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हम IMF उससे फर्क नहीं पड़ेगा? अभी तो हमारे वजीर खजाना ने कहा है हम IMF के पास जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि IMF के पास अगर गए तो हमारा इकोनॉमी पे क्या असर होगा उसका? हम पिछले 10 सालों से IMF के पास जा रहे हैं। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में आई, IMF में चली गई, 2013 में इलेक्शन हार के निकल गई, 2013 में PMLN की हुकूमत आई, IMF में चली गई, और 2018 में इलेक्शन हार के निकल गई। 2018 में अगर PTI की हुकूमत तो IMF में जाएगी तो आप समझते हैं कि 2023 में रिजल्ट को मुख्तलिफ होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल हम ये बता दें कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ने का आपको कोई कहीं इशारा नजर आ रहा है? देखें, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक्सपोर्ट जो यहाँ पहुंचा, ये 10 साल से यहाँ पहुंचा है, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता हमने बिल्कुल जो हमारे एक्सपोर्टर हजरात हैं, हमने इनसे दूरी अख्तियार करके रखी। डॉक्टर साहब कोई रास्ता, कोई तरीका? देखिए ना, आप सबसे पहली चीज ये है कि उन एक्सपोर्टर्स को बुलाएं, उनसे बात करें। इस मुल्क में 100 लीडिंग एक्सपोर्टर्स को ले लें आप, उनकी कॉन्फ्रेंस करें और हर आइटम का अलग अलग करें। जो टेक्सटाइल वाले हैं उनको अलग, जो बाकी आइटम वाले हैं उनको अलग, और उनसे कहें कि यार बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या हमसे, हम तुम्हें देने को तैयार हैं, प्रोवाइडेड यू इंश्योर कि जी ये एक्सपोर्ट आपने इतने ये टारगेट आपने अचीव करना है। तो उनसे तो पूछे तो सही, कितने मरतबा हमने बात की है अभी तक, आप देखें ना रीडिंग एक्सपोर्टर। डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को एनलाइटन किया। एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं, उन्होंने तुर्की में क्या किया और उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी ब्रेक है। वेलकम बैक नाज़रीन, इमरान खान साहब ने तुर्की में जो है वो सरमायाकारों से भी खिताब किया है और अर्दगान के साथ, वहाँ के सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। ज़रा उसकी झलकियाँ देख लें, फिर हम इस पर कमेंट करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। We have a very ambitious plan to lift our economy by building 5 million houses in the next Corruption, unfortunately, makes it difficult for especially the small and medium industry to flourish, but also for investors, genuine entrepreneurs to prosper in a society. Corruption becomes the reason why countries also do not achieve their potential. And the best thing, of course, when you talk about investing in Pakistan to use and then exporting out of Pakistan, that's really what we need right now, because our exports have suffered because of flawed policy making. खुशनूर खान, दो बातें। एक तो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो बड़ी खुशाइन बात है कि वो 50 लाख घरों की बनाने की बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की तुर्की से ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, और फिर वो जो गैप आया था कि मियाँ नवाज शरीफ के ख़ास ताल्लुकात थे तुर्की में, वो गैप भी पूरा करने की कोशिश उन्होंने की है। ये तो पॉजिटिव बात है। लेकिन ये हर जगह करप्शन का जो पाकिस्तान का किस्सा लेके बैठ जाते हैं, इससे आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को इससे फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा? और वो कह रहे हैं 60s की दहाई में हमने बड़ा शेर मारा था, पता नहीं क्या बात करें, जनरल अयूब की तारीफें करते रहते हैं हर वक्त। उस पर मुझे सिर्फ ये कहना कि ये अच्छा नहीं है कि वो जो हमारे मोहसिन हैं, हाँ, और हमारे दोस्त हैं, हाँ, हम जाके उन्हें बताएं कि हम करप्ट हैं। मेरे ख्याल है सिर्फ इतनी सी बात ही काफ़ी है। लेकिन इमरान खान हर जगह एक थ्योरी पेश कर रहे हैं, हमारे यहाँ आ जाओ और पैसे बना लो। मेरा हाँ, एक सवाल है, हाँ, ये जिन्होंने पैसे बनाए हैं, आप उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं जो अपने मुल्क से?
अब आप बाहर जाके हर एक को ये बेट देते हो, ये कहते हो कि आप आओ हमारे यहाँ बना लो पैसा। और जिन्होंने पाकिस्तान में पैसे जिनके पास हैं, अनवर मजीद और फलाने फलाने, उन सबको हमने मुर्गा बनाया हुआ है। देखिए, चले अनवर मजीद बहुत बुरा आदमी होगा, आप मियां मनशा को भी तो अच्छा नहीं समझते। हाँ, किसी को भी नहीं, आप किसी को अच्छा नहीं समझते। आपके मुल्क में कौन पैसा लगाएगा? और ये जो डॉक्टर इशफाक साहब ने थोड़ी देर पहले जो सूरत हाल बताई है, असल अलमिया बताया, यानी मैं कोई इस वजह से नहीं कह रहा, मैं हल्फन आपको कह रहा हूं, मैं रात को उठ के बैठ जाता हूं। मैंने तो कभी जिंदगी भी नहीं सोचा, मसलन हमारे यहाँ अफगानिस्तान था ना, जब उनके लोग मुहाजिर बन के आए तो जो कुछ उनके साथ हुआ या उनकी खातीन के साथ हुआ या बच्चों के साथ हुआ, उनके यहाँ कोई कारोबार नहीं था। अब तो वो अरबोंपति होके वापस जा रहे हैं, लेकिन उन कौमों में गैरत और अहमियत नहीं रहती जिनका मुल्क ना रहे। खुशबू अली खान, जो अभी अशफाक अहमद खान साहब ने बताया है, मेरे नाज़रीन ने भी सुना है और आपने भी सुना है, वो तो इतना खौफनाक सीन बता रहे हैं कि अगले साल भी पाकिस्तान की हालत यही होगी, तो ये 50 लाख घर कहाँ से बनेंगे? और ये जो उन्होंने और अस्पतालों को फंड कहाँ से देने आएंगे? में तो कोई बात सुनो, आइंदा हम शायद तय कर लें कि अगर कोई पॉजिटिव बात है तो चलो हो जाने दे। सवाल यह है कि हमारी वजह से, हम जो दोनों प्रोग्राम करते हैं, हमारे इस प्रोग्राम की वजह से कहीं कोई नेगेटिव मैसेज ना जाए। लेकिन सवाल यह है कि वो क्या है जो हम पॉजिटिव मैसेज दें। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है। अखबारात देखते हैं, खबरें देखते हैं, चैनल्स देखते हैं, जो भी देखते हैं, हर जगह से आवाज आ रही है पाकिस्तान माशी तौर पर ठीक नहीं हो सकता। इसी प्रोग्राम में मैंने आपको सुनाया था कि रशिया की स्टेट्स में हमारे यहाँ से जो दोस्त जाते थे अय्याशी के लिए, वो कहते थे कि अगर आप फलां मुल्क के जो छोटे मुल्क थे जो अलग हुए, उसमें आप $1 का नोट लेके खड़े हो जाएं तो रशियन लड़कियां आपस में लड़ पड़ेंगी। अच्छा, ये खुशबू अली खान, आप देखिए, खुशबू अली खान बात देखिए जरा सुन ली यार बात, जरा मुझे फिक्रा मुकम्मल करने दे। देखें, कोई हल्फ उठवाना उठवा लो, हमारे पास इस मुल्क के अलावा कोई चॉइस नहीं है। इसको ठीक कर लो। असल बात यह है, हमें इमरान खान हो या कोई क़यादत हो, हमें वो चाहिए खुशबू अली खान, मुल्क को खुशहाल। खुशबू अली खान, पाकिस्तान का कोई भी मसला हो, अगर पाकिस्तान के अस्पतालों को ठीक करना है तो पाकिस्तान की मईशत जरूरी है, पाकिस्तान के स्कूलों को ठीक करना है तो इसकी मईशत जरूरी है। और मईशत वो भी चीफ जस्टिस को आना पड़ता है अस्पताल के लिए। अब चीफ जस्टिस को पूरी बातें तो बताते नहीं है कि इसके पीछे कौन है, इसके पीछे क्या है, सच क्या है। हद यह है कि इदारों ने चीफ जस्टिस को झूठ बताना शुरू कर दिया। आप इस्लामाबाद के एक अस्पताल का मामला था जो बहरीन बनाना चाहता था, और सीडीए ने गलत बताया चीफ जस्टिस को कि नैब ने रोक रखा। सारे दिन खप पड़ी रही, चेयरमैन को बुला लिया। आखिर में पता लगा नैब ने इंक्वायरी जरूर की है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा, ऐसा कोई लेटर ही जारी नहीं किया। अब नैब को हम रगेद रहे हैं, हर इदारे को रगेद रहे हैं। और देखो चीफ जस्टिस साहब क्या कह रहे हैं, अब वो भी क्या करें कि लाहौर में एक खातून है नैब की जो पैसे बना रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि डीजी नैब इसका नोटिस लेंगे, और चेयरमैन नैब ने भी इसमें इंक्वायरी करा दिया। हमारे यहां एक और बात आज आपको बता दूं, चेयरमैन नैब ने अपने ग्रेड 22 के एक आदमी के खिलाफ एक्शन लिया है। अब मुझे नहीं पता उसका क्या हुआ है, कुछ लोग शायद ऐसे हैं जो चेयरमैन नैब की बात भी नहीं। हमारे यहाँ इदारों की बिना पड़ती गई है, पंजाबी में मैंने कहा बिना पड़ती गई। खुशबू अली खान, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने चेयरमैन नैब को ये इस्तिस्ना हासिल थी, वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हुए हैं, कि उन्हें पेशी के लिए ना बुलाया जाए, लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने पेशी के लिए नहीं बुलाया, चैम्बर में बुलाया, उनसे बात की, उनसे बात भी अलग की। पहले प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और सीडीए का चेयरमैन पेश हुए, तो सीडीए वो कागज नहीं दिखा सका। लेकिन अब इसके मुकाबले दूसरा क्या हुआ, उनके पास 31 इंक्वायरियां हैं नैब के पास, 31 इंक्वायरियां नैब की, और एक नायब तहसीलदार है जनाब आमिर औलख साहब,
उन्होंने 383 मुतासिरीन से 786 बना दिए। अच्छा, डीसी ने बना दिए, मेंबर ने उनके नहीं मारे, मलबा उस पे डाल दिया। हमारे यहाँ क्या बात नहीं, खुशनूर अली खान, जो आज चीफ जस्टिस साहब ने नैब के चेयरमैन के इशू पे जो बात की है, वो वही बात की है कि जो अपोजिशन कर रही है कि कोई शख्स अगर आपको दरखास्त दे दे। अब आप मुल्क के चीफ जस्टिस को सही इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो वो ठीक बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, नहीं वो जो, लेकिन अमलन ऐसे नहीं हुआ। बाद में वो मिले हैं, वो दोनों, वो साबिक चीज से ये होने वाले हैं साबिक, वो एक दूसरे से अदब एहतराम से मिले हैं, बात की लेकिन है। आज जो बात की है, मैं जरा वो बताना चाह रहा हूं कि वो वही किया जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं कि कोई भी शख्स अगर किसी नैब को दरखास्त दे दे तो नैब बगैर किसी उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर देती है और 90 दिन का रिमांड ले लेती है और फिर उसको रगेत देती है और फिर चौधरी परवेज अलाई इस कानून और शुजात हुसैन आज उन पर लगे इल्जामात से बरी हो गए हैं। और इल्जाम क्या था, एक मुलाजिम ने प्लाट खरीदे एलडीए सिटी में, पता दे दिया चौधरी शुजात का, आज पता लग गया कि चौधरी शुजात हुसैन जो है वो नहीं है। देखे ऐसा नहीं है, बिल आखिर तो साबित हो नैब के कानून में तरमीम की जरूरत है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है और बाद हम बात करेंगे कि शेख रशीद साहब शहबाज शरीफ के खिलाफ इतनी बातें क्यों करते हैं और क्या कर रहे हैं बातें और वो क्या चाह रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी ब्रेक है। वेलकम बैक नाज़रीन, आज शेख रशीद साहब ने जो कहा है वो जरा सुन लें, फिर हमें अंदाजा होगा कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, और फिर ताकि उस पर कमेंट कर सकें। अभी चीन गया, मैंने राय बदल ली है, कौम से मैंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा मेरा ख्याल था नवाज शरीफ बड़ा शोर है, मैं चीन जाके मुझे पता लगा कि इसके दामाद ने तो झाड़ू, सारे अकाउंट ही सारे इसकी तरफ से जाते हैं, और एक बेटा गया वो वापस नहीं आ रहा, दूसरा जो है जाने के लिए जहाज़ में बैठा हुआ था, उसको उतार लिया गया। मैंने कहा चोर है शहबाज शरीफ, डाकू है, करप्ट है, डिसऑनेस्ट है, स्लगिश है, एक्स्ट्रा वेगेंट है, बेईमान है, लूट खाया सारे मुल्क को। उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन इमरान खान साहब ने बनाया। जिसने बनाया, मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इत्तेहादी हूँ, इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। वक्त साबित करेगा कि मैं साए की तरह उसके साथ खड़ा रहूँगा। ये गलत फैसला है, मैं सुप्रीम कोर्ट में यहीं पेश होऊंगा इंशाल्लाह 2-3 दिन। खुशनूर अली खान, आपने सुना है कि शेख रशीद क्या कह रहे हैं। शेख रशीद बहुत तकलीफ में है। एक फिक्र क्या तकलीफ है शेख रशीद को? आप भी जरा तकलीफ थोड़ा आराम करें। एक फिक्रा है, शेख रशीद को ये मालूम है, फिर सुन ले गौर, शेख रशीद को ये मालूम है कि आइंदा क्या होने वाला है। शेख रशीद की लाइन पिछले 1-1.5 हफ्ते से इमरान खान के साथ नहीं मिलती है। उन्होंने कहा है कि मैं इमरान खान से इत्तफाक नहीं करता, ये मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट। अंजुम रशीद साहब, आपके लिए बड़ी खबर है। मैंने कहा था इमरान खान की जमात में कुछ स्कड मिसाइल हैं, कुछ गाइडेड हैं, कुछ अनगाइडेड हैं, कुछ जानबूझ के बातें कर रहे हैं, कुछ पागलपन में कर रहे हैं। मैं इस मंजर को बहुत जल्द देखता हूं। मैंने उस मंजर का जिक्र करना बंद कर दिया, लेकिन अब खुदा जानता है ना कि असल में तो होना क्या है। सब फैसले तो उसके यहाँ होते हैं और जो उसके मंसूबे हैं वो कामयाब होते हैं। इस मुल्क में कुछ और होने वाला है, जो भी इस मुल्क में कुछ और होने वाला है, कुछ और होने वाला है, जिसका इदराक भी है, जिसकी इंफॉर्मेशन भी है। शेख रशीद को मैंने उसके अल्फाज पे बहुत गौर किया है और मैंने कहा कि शेख रशीद वो कह रहे हैं जो आइंदा होने वाला है। शेख रशीद को पता है कि जो भी होने वाला है उसमें शहबाज शरीफ का जो किरदार होगा उसमें शेख रशीद को तकलीफ उसकी बड़ी होगी। और इसका ये भी इससे नजर आ रहा है कि शेख रशीद की बातों से पता चल रहा है। मैंने कल कहा था, परसों कहा था कि शहबाज शरीफ के लिए भी रूम है, शाहिद खाकान के लिए भी रूम है, और जो आज खुले हैं बैरिया टाउन के अकाउंट, आपको याद है मैंने कल शाम कहा था कि मलिक रियाज और बैरिया टाउन के लिए भी
रूम मौजूद है। अगर अगले से अगर अगले पीरियड में, आने वाले पीरियड में शहबाज शरीफ के साथ कुछ बेहतर होने वाला है तो इसका मतलब शेख रशीद के साथ आइंदा बेहतर नहीं होगा, ये उसकी तकलीफ है। और एक बात जरा सुना दें जो कल मैंने कहा था, अगर उसको सुना प्रोड्यूसर अगर साहब। प्रोड्यूसर साहब वो हो तो हमें सुना दें। लेकिन एक छोटी सी बात इसमें यह भी है कि भाई अगर एक तो सुप्रीम कोर्ट जो है, शेख रशीद बच्चा नहीं है, उन्हें पता है कि सुप्रीम सुन ले जरा, सुन ले। वो अगर आता तो मुझे कहेगा तो मैं, हाँ सुनाए। अब उसमें भी ये खबर सुन लो, खबर कम है, तजिया ज्यादा है, लेकिन खबर यही है कि मलिक रियाज को आज डडोथा डैम की जो ऑफर थी मलिक रियाज की, वो कबूल कर ली गई है। लिहाजा मैं समझता हूं कि बैरिया टाउन को या मलिक रियाज को, वो एक ही बात है, उनके लिए भी जल्दी रूम पैदा कर दिया जाएगा। तो 24 घंटे नहीं गुजरे तो खबरें तो ठीक है ना मेरी। क्या रूम पैदा, मैं आपको शेख क्या रूम पैदा हुआ? भाई सारे खोल दिए ना अकाउंट बंद है। उन्होंने कहा था 2 अकाउंट्स की निगरानी बहाल कर दिए, निगरानी करें, इन्होंने बंद कर दिए थे। वो सारे अकाउंट्स खोल दिए, अब तनख्वाहें अदा हो जाएंगी, सब कुछ ठीक होगा। एक बात समझ लिया हमेशा। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकता। इन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट से इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो अगर इन्हें तकलीफ थी तो ये इमरान खान जिसने उन्हें पीएसी का चेयरमैन बनाया है शहबाज शरीफ को, ये उससे अलग हो जाते हैं। यार एक लोग हैं जिन्हें मालूम है कि शेख रशीद शहबाज को जगह मौजूद है, शायद काकान के लिए मौजूद है। शेख रशीद एक और बात बोल रहे हैं जो अभी वो बोल नहीं रहे। वो कहते हैं मैं 2 दिन बाद जाऊंगा। आपको मालूम हो जाएगा कुछ दिनों बाद कि शेख रशीद क्या बोल रहे थे। ये जो नया मफरल डाल के गले में फैशनी जो बोल रहे हैं, इसका कोई और अच्छा मतलब। खुशनूर खान, हमारे पास आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म है। नाज़रीन, अब इजाज़त दीजिए अंजुम रशीद को, खुशनूर खान को और डीएनए की पूरी टीम को।